दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि इस खंड को अच्छे से तैयार किया जाए तो अधिकतर प्रश्नों को सही सही अटेम्प्ट किया जा सकता है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम इसके सभी खंडों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एक क्रम से प्रस्तुत करेंगे ताकि आप कम से कम समय में संपूर्ण सामान्य विज्ञान को कवर कर सकें। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस लेखपाल भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मार्गदर्शन सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स का पहला भाग। सबसे पहले भौतिक विज्ञान में हम मात्रक यानी इकाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। दोस्तों किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को मात्रक यानी यूनिट कहा जाता है। तो मात्रक या इकाई क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं और किसी राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। मापन यानी मेजरमेंट। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा एसआई यूनिट्स कहा जाता है। और देखिए वे राशियां जिनके मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र हैं उनको मूल राशियां कहा जाता है। तो ऐसी राशियां जिनके मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र हैं मूल राशियां कहलाती हैं। और एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा ये मूल राशियां हैं। दोस्तों मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहा जाता है। और देखिए जिसे संख्या और मात्रक की सहायता से प्रकट किया जा सकता है उसको राशि कहते हैं। दोस्तों ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कही जाती हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब आइए देख लेते हैं प्रमुख मूल मात्रक, प्रमुख मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। देखिए लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है, समय का मूल मात्रक सेकंड है, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, ताप का मूल मात्रक केल्विन है और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल है। तो ये विभिन्न मूल राशियां और उनके मात्रक थे। देखिए किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। और देखिए आयतन का मात्रक मीटर घन मीटर होता है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और आप जानते हैं वेग और चाल दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को मात्रक कहते हैं। तो ए जो है 1 सेकंड में जितने मीटर दूरी चली जाती है वो वेग का मात्रक होता है। और त्वरण यानी एक्सीलरेशन इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और देखिए दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन होता है जो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक आप जान लीजिए कि कार्य का मात्रक जूल है और जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है जो कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ताप को डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सी और फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो ताप को डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 2 तरह के मात्रक हैं, इसमें मापा जाता है। दोस्तों देखिए आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है, इसको कंपन प्रति सेकंड भी कहा जाता है। और दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है और इसको ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम्स कहा जाता है।
प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जो है ये दूरी का मात्रक होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो है ये समय का या प्रकाश के वेग का मात्रक नहीं, बल्कि ये दूरी का मात्रक होता है। और दूरी मापने की ये बहुत बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 पे 15 मीटर, 10 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ये बहुत ही अधिक लंबाई वाली या बहुत अधिक दूरी का मात्रक है। और प्रकाश, आप जानते हैं, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दोस्तों, पारसेक जो है ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है और ये तारों की जो है तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मेगावाट विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पादित की जाने वाली बिजली को मापने की इकाई है और 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई नॉट होती है और नौ संचालन यानी नेविगेशन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। दोस्तों, ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का यसाई मात्रक भी जूल होता है और कैलोरी ऊष्मा का एक अन्य मात्रक है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी लंबाई को मापने की इकाई है और एंगस्ट्रॉम को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 1 × 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है, यानी ये बहुत छोटा जो है, ये बहुत ही छोटी जो है लंबाई होती है। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है। देखिए दोस्तों, एक एकड़ 4046.856 वर्ग मीटर या 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फीट होता है और 4046.85 वर्ग मीटर 1 एकड़ के समतुल्य होता है। और वर्ग मील क्या है? तो 640 एकड़ 1 वर्ग मील के बराबर होता है। हार्स पावर आपने सुना है, जब आप इंजन या जब हम कोई मोटर के बारे में पढ़ते हैं तो हार्स पावर या अश्वशक्ति जो है ये सामर्थ्य का मात्रक होता है और एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों, उच्च वेग का मात्रक ये मैक होता है और ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। तेल की मात्रा घन मीटर में मापी जाती है और पहले तेल की मात्रा जो है ये बैरल में मापी जाती थी। आपके लिए एक प्रश्न है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि एक बैरल जो है ये कितने लीटर के बराबर होता है। फोन, तो दोस्तों बोलचाल में भाषा के संदर्भ को फोन या स्पीचिंग सेगमेंट होता है और फोनेटिक स्पीच एनालिसिस की बेसिक इकाई की तरह प्रयुक्त होता है। जल धारा या द्रव के प्रवाह को क्यूबिक फीट प्रति सेकंड में मापा जाता है और क्यूबिक फीट प्रति सेकंड को क्यूसेक भी कहा जाता है। डिजिटल सूचना इकाई को दोस्तों बाइट कहा जाता है और देखिए बार जो है वो दाब को मापने की इकाई है और वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को डाबसन यूनिट कहा जाता है। आइए मापक यंत्र और पैमानों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर यानी 1000 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर या 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है और 1 मिलीमीटर दोस्तों मीटर का 1000वां भाग होता है। 1/1000 या 10⁻³ मीटर के बराबर 1 मिलीमीटर होता है। टैकियोमीटर दोस्तों एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है टैकियोमीटर, और टैकियोमीटर से क्षैतिज दूरी लंबवत उन्नयन का मापन किया जाता है। पायरोमीटर एक यंत्र है, इसकी सहायता से उच्च दूर स्थित तापीय वस्तुओं का ताप मापा जाता है, जैसे सूर्य का तापमान पायरोमीटर से नापा जा सकता है। और एनीमोमीटर की सहायता से वायु की चाल मापी जाती है। अमीटर की सहायता से दोस्तों विद्युत धारा का मापन किया जाता है और ऑडियोमीटर नामक यंत्र से
ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। ऑडियो फोन का प्रयोग दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए किया जाता है और सागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग जो है वो गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है और वायुमंडलीय दाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है और दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने का उपकरण ब्यूटीरोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर की सहायता से हवा के आर्द्रता की माप की जाती है और स्पेक्ट्रोमीटर इससे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मापन करते हैं। यूडियोमीटर द्वारा किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को नापते हैं और हिप्सोमीटर से ऊंचाई का मापन किया जाता है। यूडोमीटर या वर्षा मापक यंत्र जिसको रेन गेज कहा जाता है, इससे वर्षा मापा जाता है। रेन गेज को यूडोमीटर भी कहा जाता है। और दोस्तों वेंचुरी मीटर की सहायता से तरल पदार्थों के प्रवाह की गति मापी जाती है। आइए देखते हैं मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है और एक नाटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। एक मील 1.61 किलोमीटर, एक फुट दोस्तों 12 इंच के बराबर होता है और एक गज 3 फीट के बराबर होता है। एक गज 0.91 मीटर के बराबर होता है। एक फैदम ये 1.8 मीटर होता है और एक अश्वशक्ति यानी 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अर्ग छोटा मात्रक है, 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है एक अर्ग और एक डाइन 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। और देखिए कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान बराबर होते हैं, तो ये है -40। -40 डिग्री सेल्सियस कहें या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों पे ये तापमान समान होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और आप जानते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में इसको 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 सेल्सियस के बराबर होता है। एक यंत्र है दोस्तों, देखिए स्टेथोस्कोप, इसकी सहायता से हृदय की धड़कन को सुनते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप की माप करते हैं। कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता मापते हैं और लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। कोलोरीमीटर, इसके द्वारा पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग की माप की जाती है। और रिक्टर स्केल आप जानते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। देखिए सिस्मोग्राफ ये भी भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है और कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। और अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल के विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। फैदोमीटर, इससे समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है। अब फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की एक शाखा यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। दोस्तों यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। और यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपने वातावरण के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती यानी अपरिवर्तित रहती है तो वह वस्तु विरामावस्था में कही जाती है, जैसे सड़क, वृक्ष और घर आदि। जब वस्तु सीधी रेखा में गतिमान हो तो उस गति को दोस्तों सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे समतल सीधी सड़क पर कार की गति। और जब कोई वस्तु किसी वक्री यानी टेढ़े मेढ़े मार्ग पर गतिमान है तो उसकी गति को वक्रीय गति कहते हैं, जैसे वक्री सड़क के मोड़ों पर चलती हुई मोटर कार। दोस्तों यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो तो इसे वृत्तीय गति कहा जाता है। और देखिए पृथ्वी का चारों ओर चंद्रमा की गति को वृत्तीय गति
कहेंगे। इस प्रकार की गति में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वस्तु की गति की दिशा को प्रकट करती है। और दोस्तों कंपनिक गति क्या है? तो ऐसी गति जब वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, जैसे घड़ी का लोलक अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करता है और किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और देखिए किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी दोस्तों, दूरी एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब स्केलर राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसको वेक्टर कहते हैं। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उनको सदिश राशियां, और जिनमें केवल परिमाण होता है उनको अदिश राशि कहते हैं। दोस्तों विस्थापन का मान जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसके अलावा एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा जितना विस्थापन होता है उसे उस वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहा जाता है। देखिए किसी वस्तु को जब क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तब वस्तु की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। और प्रक्षेप गति में वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। किसी पिंड को पृथ्वी से फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहा जाता है। और किसी पिंड द्वारा उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय की जाती है उसको उस पिंड का रेंज यानी परास कहा जाता है। गति के नियम दोस्तों, जो गति संबंधी नियम हैं उसको महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, जिनका समयकाल 1642 से 1727 रहा, उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया। और न्यूटन की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। और देखिए दोस्तों न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम को हम देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। दोस्तों देखिए जड़त्व जो है वो वस्तुओं की स्वाभाविक अवस्था यानी गति की अवस्था या विरामावस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को कहते हैं। यानी वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहती है, उसको जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम क्या है? तो दोस्तों किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। देखिए किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। संवेग यानी P = द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग दोस्तों एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और देखिए यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समयांतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग J = बल इंटू समयांतराल। और न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम क्या है? ये बहुत ही आसान सा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। दोस्तों न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के संयोग से एक नए नियम की निष्पत्ति होती है जिसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है यानी संरक्षित रहता है। और उपर्युक्त कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को परिवर्तित कर सकता है अथवा किसी वस्तु की गतिमान अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ग्रेविटेशन। दोस्तों देखिए ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है और किन्हीं दो कणों या पिंडों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।
देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है और दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जब किसी पिंड को एक से अधिक बल कार्य करते हैं और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलन अवस्था में होगा। यानी यहाँ पे कोई पिंड है, यहाँ से इधर से एक बल है, एक बल इधर से है, एक बल इधर से है, एक बल इधर से, कई सारे बल काम करते हैं, लेकिन इन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो जो है दोस्तों वो वस्तु विरामावस्था में यानी संतुलित अवस्था में रहेगी। और देखिए, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों और वस्तु किसी दिशा में गति करने लगती है तो उस वस्तु पर लगने वाले बल असंतुलित बल कहलाते हैं। अगला है दोस्तों, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जो दोनों वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे ही घर्षण बल कहते हैं। हमारा पृथ्वी पर चलना, सड़कों का चलना, ब्रेक का लगना, ये घर्षण बल के द्वारा ही संभव है। अगला है कि जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो ये कहा जाता है बल द्वारा कार्य किया गया है, यानी कार्य यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डी, यानी बल की दिशा में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। दोस्तों, कार्य यानी वर्क एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। किसी कार्य को करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक्ति या सामर्थ्य किसी कार्य को करने की दर है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। दोस्तों, वाट मात्रक जो है भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट, जिनका समयकाल 1736 से 1819 रहा, उनके नाम पे रखा गया है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है और 1 मेगावाट 1 लाख वाट के 10 लाख वाट के बराबर होता है। 10⁶ वाट 1 मेगावाट होता है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में यानी हार्स पावर में मापा जाता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। दोस्तों, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं और किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उससे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है, यानी वस्तुओं की विरामावस्था या विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो कहा जाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। जब भी ऊर्जा किसी रूप से लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है और इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के उदाहरण देख लेते हैं। तो बांध के जल को बांध से नीचे गिराकर टरबाइन को घुमाना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतर है और बिजली के पंखे, मिक्सी आदि का चलना वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण है। डायनमो से विद्युत उत्पन्न करना ये गतिज ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है और बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL आदि का जलना विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन से किया जाता है और विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण लाउड स्पीकर से किया जाता है। किसी चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। दोस्तों, किसी चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की जब क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसको चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और विभिन्न प्रकार के ईंधन जो फ्यूल्स हैं उसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। आइए देखते हैं दोस्तों, गुरुत्व के अधीन गति। ब्रह्मगुप्त जो है भारतीय सिद्धांतकार और जो है विचारक रहे हैं। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 598 ईसा पूर्व में भिनमल राजस्थान में हुआ था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य यानी जीरो की सहायता से गणना की। पदार्थों को एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है और दोस्तों, सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
न्यूटन ने अपनी मौलिक खोज के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के मध्य कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण और उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जो है कम गुरुत्व होता है, जिसके चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, और गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, और जैसे ही ये रेखा तल से बाहर होगी वो वस्तु गिर जाएगी। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि पीसा की मीनार, पीसा इटली में एक मीनार है जो झुकी हुई है और वो गिरती नहीं है, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, इसलिए वो नहीं गिरती है। आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर समान आकार के पिंड एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। दोस्तों, चंद्रमा या मून जो है ये पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर परिक्रमा करता है, और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6वां भाग है, और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर दोस्तों सबसे कम होता है, और ध्रुवों यानी पोल्स पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्थिर रहता है। तो द्रव्यमान यानी मास पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई परिवर्तन का असर नहीं पड़ता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, और भारहीनता देखिए वो अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। भारहीनता में गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति होती है, और देखिए पृथ्वी के सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। तो भार जो है, वेट जो है, वो वेट किसी वस्तु का mg यानी गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल होता है, जबकि द्रव्यमान एक समान रहता है किसी भी स्थिति में, चाहे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़े या घटे, लेकिन भार का मान बदलता रहता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्र बल और दूसरा अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो है गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रित त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। और अभिकेंद्र बल या केंद्राभिमुख बल जो है, इसके कारण उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। प्रक्षोभ बल क्या है? इसके अंतर्गत वायुमंडलीकरण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। ये सब प्रक्षोभ बल के उदाहरण हैं। दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो अधिक मालूम पड़ता है। लोलक या सरल लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यदि किसी आधार से, किसी डोरी से एक पिंड बांधकर लटका दिया जाए तो इसको सरल लोलक कहते हैं, और सरल लोलक अपने दाएं और बाएं गति करता है। दोस्तों, लोलक घड़ियां जो हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और इसी प्रकार सर्दियों में वो तेज हो जाती हैं। सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण भी शून्य होता है, उसका वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। और इसी तरह सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड जब अंतः बिंदुओं यानी चरम बिंदु पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है क्योंकि वहां पे जाकर थोड़ी देर वो स्थिर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। हर आवर्त में दोलक जो होता है 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, और सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। दोस्तों, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि शीतकाल में आवर्त पथ और आवर्तकाल घट जाता है। एक है पलायन वेग।
तो पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है और इसीलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायु को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है। दोस्तों देखिए, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं और इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। देखिए, स्थूल पदार्थों के गुण। किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। यदि दोस्तों कोई गोलाकार आकृति है तो उसका क्षेत्रफल कम होगा त्रिभुज, आयत, इन सब की तुलना में। पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है और वर्षा की बूंदों के गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण उनका घर्षण होता है और तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। तेल के जल के तल पर फैल जाने का यही कारण है। दोस्तों, साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और बुलबुले के अंदर का दाब सदैव ही वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। देखिए, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन घट जाता है और गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप मुंह के अधिक क्षेत्रफल पर फैलता है। जल, पारा और साबुन का घोल उसके पृष्ठ तनाव के आरोही क्रम में ऐसे हो सकता है। साबुन का घोल, जल और पारा। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव सबसे कम, जल का उससे अधिक और पारा का सबसे अधिक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। इस घटना का कारण पृष्ठ तनाव होता है। दोस्तों, यदि पानी में डिटर्जेंट पाउडर या तेल डाल दें तो सुई डूब जाएगी क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है। एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, लाप्लास ने पृष्ठ तनाव की व्याख्या ससंजक बलों के आधार पर की थी और केश नली की क्या है, तो वह नली जिसका छिद्र बाल के समान महीन होता है उसको केश नली कहा जाता है। केशिकत्व, तो केशिकत्व या कैपिलरी मोशन वो घटना है जिसमें द्रव किसी केश नली में ऊपर या नीचे चढ़ता उतरता है और जिस सीमा तक कोई द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है वह द्रव की पृष्ठ तनाव और केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखिए, जल में यदि हम नमक डाल दें तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और जल में साबुन मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, केशिकत्व के द्वारा खेतों में दिया गया पानी पौधों और पेड़ों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर पौधों और पेड़ों की टहनियों तक पहुंचता है और केशिकत्व के द्वारा ही लालटेन में मिट्टी का तेल उसकी बत्ती के ऊपर चढ़ता और जलता है और स्याही का सोखता भी केशिकत्व के द्वारा स्याही सोखता है। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, दोस्तों, प्रत्यास्थता किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकृति, आकार अथवा परिवर्तन का विरोध करती है और जैसे ही वो विरूपक बल हटा लिया जाता है, बाह्य बल हटा दिया जाता है, वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है। जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं उनको पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जाता है और जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं उन्हें पूर्ण सुघट्य कहा जाता है। वास्तव में कोई वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और न ही पूर्ण सुघट्य, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर होती हैं।
मोटे तौर पर क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु मानते हैं और मोम और गीली मिट्टी को पूर्ण सुघट्य माना जाता है। दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने से वस्तु के कणों के सापेक्ष स्थितियां न बदले, अर्थात वस्तु के आकार में और आकृति में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी वस्तु को दृढ़ वस्तु या रिजिड वस्तु कहा जाता है। और किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कही जाती है। देखिए, विकृति क्या है? तो वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है, यंग एक वैज्ञानिक है, इनके नाम पर है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों, रबर और स्टील में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है और हाथी दांत और रबर में हाथी दांत अधिक प्रत्यास्थ होता है। देखिए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहा जाता है और ठोस, द्रव और गैस में गैस की संपीड्यता सर्वाधिक होती है। धारा रेखी प्रवाह क्या है? तो उस प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहा जाता है जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं। और किसी वस्तु द्रव का प्रवाह धारा रेखी तब तक रहता है जब तक कि उसमें बहते द्रव का मान एक निश्चित वेग से कम रहता है। अधिक वेग पर प्रवाह जो है धारा रेखी न होकर विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव की गति अनियमित और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और विक्षुब्ध प्रवाह से द्रव के भीतर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखी रहता है, द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। दोस्तों, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसको श्यानता कहा जाता है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों में पाया जाता है। दोस्तों देखिए, श्यानता केवल द्रवों और गैसों में पाई जाती है। ठोस में श्यानता का गुण नहीं होता है। गाढ़े द्रव में अधिक श्यानता होती है और कोलतार, ग्लिसरीन, शहद आदि अधिक श्यान द्रव हैं। और इसका उदाहरण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितना तेज हम वायु में चल सकते हैं उतना तेज जल में नहीं चल सकते हैं। इसका कारण वायु की तुलना में जल की श्यानता बहुत अधिक होती है। आगे देखिए दोस्तों, बादल के कण जो हैं वो वायु की श्यानता के कारण धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं और वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। और श्यानता तभी कार्यशील होती है जब एक ही पदार्थ की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति हो। और इसका कारण ये है, ठोसों में श्यानता क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें एक ही पदार्थ की विभिन्न परतों में सापेक्ष गति नहीं होती है और ठोसों में जो पदार्थ के कण होते हैं, विभिन्न परतें होती हैं, वो अस्थायी होती हैं, गति नहीं हो सकती है। इसी कारण ठोसों में श्यानता भी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट रिवीजन नोट्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और किस अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कई दोस्तों की जो है मांग होती है PDF के लिए कि PDF फाइल हमको उपलब्ध कराया जाए। तो हमारा चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सर्चिंग में मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज आप डालेंगे तो चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कई सारे PDF उपलब्ध हैं और जो श्रृंखला समाप्त हो जाती है, जो वीडियोज़ की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, फिर उसका PDF मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आप PDF से भी रिवाइज कर सकें। तो ये था आज का वीडियो। हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें इस चैनल को। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।